1960s का ये वो दौर था जब धरती के रिमोट एरियाज जैसे कि अंटार्कटिका इत्यादि में समुद्र के रास्ते जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र के रास्ते अगर कोई शिप अंटार्कटिका में जाती तो उसे समुद्र में भारी बर्फ का सामना करना पड़ता। अब जैसा कि आप जानते हो कि साल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराकर समुद्र की गोद में समा गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंटार्कटिका में समुद्र के रास्ते जाना कितना कठिन था, जहां पग पग पर बर्फीली चट्टानें मौजूद हों। लेकिन कहते हैं कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो असंभव कुछ नहीं होता। एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लेड को अंटार्कटिका में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। बहुत से लोग अंटार्कटिका को देखना चाहते थे, तो एरिक ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शिप बनाई जाए जिसका अंटार्कटिका की मोटी बर्फ भी कुछ न बिगाड़ सके, और जो लोग अंटार्कटिका में घूमना चाहते हैं वो उन्हें अंटार्कटिका में पहुंचाए और मोटी कमाई करे। एरिक ने एक ऐसी शिप बनवाई जो इतनी मजबूत थी कि जब वो चलती तो उसके सामने आने वाली मोटी बर्फ भी टूट जाती। इस शिप को लिंडब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। हालांकि ये शिप ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मजबूती के मामले में ये अव्वल थी। नॉर्मली अगर कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाए तो उसके सामने एक आइस ब्रेकर लगाया जाता है जो बर्फ से शिप को बचाए रखता है, लेकिन लिंडब्लेड एक्सप्लोरर एक ऐसी शिप थी जिसमें आइस ब्रेकर की जरूरत ही नहीं थी। इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब ये शिप आगे बढ़ती तो इसके वजन से ही बर्फ टूटने लगती, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नजरिए से इस जहाज में डबल हल की लेयर्स लगाई गई थी। दरअसल शिप के इस बाहरी आवरण को हल बोला जाता है। लिंडब्लेड एक्सप्लोरर में इस हल को मजबूती देने के लिए 2 लेयर्स में बनाया गया था। इसका फायदा ये था कि किसी बर्फीली चट्टान से टकराते समय अगर बाहरी लेयर डैमेज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भीतरी लेयर शिप को डूबने से बचा ले। जिस मकसद के लिए इस शिप को बनाया गया था उसमें ये खरी उतरी। देखते ही देखते ये शिप दुनिया भर में फेमस होती गई। दूर दूर से लोग इस शिप के द्वारा अंटार्कटिका का सफर करने लगे। लोगों का इस जहाज पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। लोग ये मानने लगे कि ये शिप समुद्री रास्तों के द्वारा धरती के किसी भी कोने में जा सकती है। ये शिप इतनी भरोसेमंद थी कि इसने कई बार अंटार्कटिका में फंसी दूसरी शिप्स को भी रेस्क्यू किया था। साल दर साल इस जहाज के मालिक बदलते रहे, अलग अलग कंपनियां इसे खरीदती रहीं और इसके नाम को बदलती रहीं, लेकिन इस जहाज ने अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरी बार इस जहाज को साल 2004 में टोरंटो की एक कंपनी कैप एडवेंचर्स ने खरीदा और उसने इसका नाम फिर से बदलकर MV एक्सप्लोरर रख दिया। 11 नवंबर साल 2007 को ये शिप एक बार फिर से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुई। ये इसका 19 दिनों का सफर होने वाला था। जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब लेके इस जहाज में जा रहे थे उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन ये सभी लोग अंटार्कटिका जाने के लिए काफी उत्साहित थे। इन्हें इस जहाज की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। इस जहाज के कप्तान बेंट वाइमैन थे, जो इन बर्फीले रास्तों से होकर सैकड़ों बार गुजर चुके थे। एक तो इस जहाज की मजबूती और दूसरा एक अनुभवी कप्तान। इन दोनों ही चीजों के चलते इस जहाज पर मौजूद सभी पैसेंजर्स अपने आप को महफूज समझ रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, तभी शिप के कप्तान ने शिप को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया, क्योंकि कप्तान को ऐसा लग रहा था कि इस रूट से होकर उन्हें ज्यादा बर्फ का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रहा है। इस सफर पर शुरुआती 10 दिन तो सही सलामत गुजरते हैं, फिर आती है 22 नवंबर की रात। ये शिप अब मोटी बर्फ के रास्तों से होकर गुजरने वाली थी। कैप्टन ने शिप पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि हम एक बर्फीले रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। इस वजह से शिप से बार बार बर्फ के टूटने और उसके टकराने की आवाजें आने वाली हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सोएं और इस रात को बर्दाश्त करें। रात के काले अंधेरे में शिप धीरे धीरे बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर बर्फ के शिप से टकराने और उसके टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। सभी यात्री आराम से अपने अपने कैबिन में बेफिक्र होकर सो रहे थे। शिप धीरे धीरे पतली बर्फ की लेयर्स को पार करती है और मोटी और पुरानी बर्फ के रास्ते से होकर गुजरने लगती है। शिप आगे बढ़ी रही होती है कि तभी एक जोर की आवाज आती है। शिप में एक जोर का झटका लगता है और शिप वहीं रुकी रह जाती है। इस तेज आवाज और जोरदार झटके ने सभी यात्रियों को जगा दिया, लेकिन फिर से सभी यात्री बेफिक्र होकर सो गए, क्योंकि कप्तान ने उनसे पहले ही इस चीज के बारे में बोल रखा था। इस वजह से लोगों ने इस आवाज को सीरियस नहीं लिया। शिप के कप्तान को भी कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। कप्तान ने भी इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। शिप फिर से बर्फीली चादर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही समय में जो यात्री अपने अपने कैबिन में सोए हुए थे वो चीखने और चिल्लाने लगे और भयभीत होने लगे, क्योंकि शिप के अंदर बहुत तेजी से पानी भरता जा रहा था। दरअसल शिप एक मोटी और पुरानी बर्फ की चट्टान से टकरा चुकी थी, जिसने शिप के हल को नीचे से तोड़ दिया था और शिप का डबल हल किसी काम नहीं आया। सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यात्रियों में खौफ का माहौल पैदा हो चुका था। शिप के अंदर पानी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। जहाज के कप्तान को इस बात की जानकारी मिलती है कि शिप के बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है।
तो पहले तो जहाज के कप्तान को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कप्तान को लगा कि कोई छोटा मोटा छेद हुआ होगा जिस पर काबू पाया जा सकता है और कप्तान ने नुकसान का जायजा लिया। शिप के अंदर पानी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था कि इसे देख कप्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। कप्तान को समझ आ चुका था कि ये जहाज अब डूब जाएगा। जहाज के कप्तान ने क्रू मेंबर्स को तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा कि शायद कोई शिप आसपास मौजूद हो तो वो उनके सिग्नल को पकड़े और उन्हें बचाने के लिए आ जाए। शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि अब शिप एक साइड में टिल्ट होने लगी। क्रू मेंबर्स यात्रियों को सांत्वना देने और उन्हें लाइफ बोट्स में उतारने में जुटे हुए थे। अब चूंकि ये एक छोटी शिप थी, इस वजह से इसके सर्वाइव करने की संभावना बहुत कम थी। शिप अभी भी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में थी और शिप की ऐसी हालत में किनारे तक पहुंचना संभव नहीं था। सौभाग्य से जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे वो 2 शिप्स को प्राप्त होते हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि ये दोनों शिप अभी भी इतनी दूर थीं कि वो एमवी एक्सप्लोरर की सहायता नहीं कर सकती थीं। और दूसरी परेशानी ये थी कि जिन लाइफ बोट्स में लोग बैठे थे उनकी ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ता गया कि पानी शिप के उस रूम में पहुंच गया जहां से पूरी शिप को पावर दी जाती है। पानी के भरने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी शिप की पावर गायब हो जाती है। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। सभी लोग समुद्र के ठंडे पानी में लाइफ बोट्स पर सवार थे और शिप का कप्तान शिप को सीधा करने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि शिप के इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। शिप तेजी से डूबती जा रही थी और अब कप्तान ने शिप को छोड़ने का फैसला किया और कप्तान और क्रू मेंबर्स भी शिप को अकेला छोड़ लाइफ बोट्स में सवार हो गए। ये सभी लोग ठंडी हवाओं के थपेड़े सहते हुए सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें आकर बचा ले। इनकी आंखों के सामने ये शिप समुद्र की गोद में समा चुकी थी। दशकों तक समुद्र पर अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली शिप अब समुद्र के ही हवाले हो चुकी थी। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे इस दिल दहला देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। इन्हें उस बर्फीले समुद्र में उन लाइफ बोट्स पर सवार हुए कई घंटे गुजर जाते हैं और दूसरे दिन की सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें समुद्र में दूर लाइट्स जलती हुई दिखाई देती हैं जो उन्हीं की ओर आ रही थी। दरअसल जिन 2 शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुए थे उनमें से एक शिप इनको बचाने आ जाती है। सभी लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। अच्छी खबर ये थी कि सभी लोग इस दुर्घटना में सुरक्षित बच निकले। कप्तान के एक गलत रास्ते पर मुड़ने की वजह से एमवी एक्सप्लोरर समुद्र की गहराई में समा गई और आज भी एमवी एक्सप्लोरर का मलबा पेंगुइन आइलैंड से 25 मील दूर समुद्र की गहराइयों में दफन है।